सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिमांड? क्या होता है डिमांड का मतलब? डिमांड और डिज़ायर अलग अलग है कि सेम है? और वांट, ये तीनों अलग अलग होते हैं कि सेम होते हैं? डिज़ायर का मतलब होता है ओनली विश टू बाय समथिंग, है ना, विश टू हैव समथिंग। काश मेरे पास मर्सिडीज होती, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास हो, जस्ट डिज़ायर। लाइक यू आर विलिंग टू हैव इट, मतलब तुम चाहते हो कि मेरे पास हो, लेकिन तुम्हारे पास वो क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हमारे पास कोई चीज़ जो हमारी डिज़ायर में है वो हमारे पास क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। ओके। वांट मतलब मुझे ये चाहिए, चाहिए मतलब यू आर विलिंग टू बाय इट, येस और नो? यू आर विलिंग टू बाय एंड यू आर एबल टू बाय, मतलब तुम्हारा मन भी है और तुम्हारे पास खरीदने के लिए पैसे भी हैं। तो वांट ही क्या बन जाती है? आपकी डिमांड। तो डिमांड का मतलब होता क्या है? डिमांड का मतलब होता है कि आपके पास हमेशा अगर आपको कुछ खरीदना है तो आपके पास होना चाहिए एक तो विलिंगनेस। क्या होना चाहिए? बिना मन के कुछ भी खरीद लेते हो? नहीं। एक होनी चाहिए एबिलिटी। क्या होनी चाहिए? एबिलिटी, है ना, कि मैं ये खरीद पाऊँ, मतलब पैसे, हाँ या नहीं? डिमांड हम हमेशा प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं। प्राइस के बिना डिमांड इज़ यूजलेस। प्राइस है तो डिमांड है, डिमांड को कभी भी प्राइस के बिना पढ़ा नहीं जाता। और हमेशा हम एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड हमेशा एक लंबे समय के लिए होती है ना। 1 महीने की डिमांड, 2 महीने की डिमांड, ये होती है डिमांड। अभी तुरंत की कोई चीज़ खरीद के ले आए तो उसको हम डिमांड नहीं बोलते। समझ आ रही है बात? बुक में आ जाओ। Goods are demanded because they have capacity to satisfy our wants, but every want of a consumer cannot be called as demand. Demand का मतलब does not mean mere desire for a commodity. देखो क्या लिखा हुआ है, let us understand 3 अलग अलग terms. सबसे पहला term क्या है? Desire means a mere wish to have a commodity. Desire का मतलब क्या है? बस मेरा मन है कि मेरे पास ये होना चाहिए। क्या वो डिमांड है? नहीं। दूसरा क्या लिखा है? Want is that desire which is backed by the ability and willingness to satisfy it. Want क्या होती है? Every desire is not a want, but desire can become a want अगर लोगों के पास उसको खरीदने के लिए पैसा है। डिज़ायर want कब बनेगा? डिज़ायर want तब बनेगा जब आपके पास क्या होंगे? पैसे होंगे। बताइए कोई दिक्कत? अब आगे आ जाओ, आगे क्या बोलता है? डिमांड इज एन एक्सटेंशन टू वांट। डिमांड एक्सटेंशन, डिमांड वांट का ही आगे का पार्ट है। वांट ही क्या बन जाती है? डिमांड बन जाती है। देखो क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट। डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रेफरेंस टू प्राइस। डिमांड को आप बिना प्राइस के कभी भी नहीं बताते हो, है ना। देखो क्या लिखा है, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑलवेज स्टेटेड विथ रेफरेंस टू इट्स प्राइस। अंडरलाइन, विद द चेंज इन द प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड में ऑल्सो change as more is demanded at a lower price and less is demanded at a higher price. Therefore demand is meaningless without reference to price. है ना, प्राइस के बिना डिमांड का कोई अस्तित्व, क्योंकि आप प्राइस के हिसाब से ही डिमांड करते हो। प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम करते हो, और प्राइस कम होता है तो डिमांड, कोई डाउट? आगे आओ। डिमांड इज ऑलवेज with respect to a period of time.
अभी बताया मैंने आपको, अंडरलाइन, डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस विथ रेफरेंस टू टाइम, इवन एट द सेम प्राइस डिमांड में चेंज डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। देखो प्राइस सेम हो लेकिन कभी कभी टाइम पीरियड के हिसाब से डिमांड बदल जाती है। किसी किसी चीज़ की डिमांड, कोई कोई गुड्स की डिमांड विंटर में होती है, कोई कोई गुड्स की डिमांड समर में होती है। सेम प्राइस होने के बावजूद भी टाइम के हिसाब से ही हम डिमांड करते हैं। अब कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो क्या खरीद कर रख लोगे क्या, जबकि उसकी ज़रूरत आपको अभी नहीं है? खरीद सकते हो क्या? नहीं। समझ आई बात? तो क्या लिखा हुआ है, टू सम अप मेक अ ब्रैकेट, क्या लिखा हुआ है, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? कोई डाउट है? तो 4 चीज़ें हैं, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, विलिंगनेस टू बाय, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड पीरियड ऑफ टाइम। बताओ कोई डाउट है? हाँ, देखो डिमांड होती है 2 तरीके की। कितने तरीके की? एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है सेम क्वांटिटी ऑफ, बोलो, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ सिंगल कंज्यूमर और हाउस होल्ड, ठीक है, इज विलिंग एंड, वेरी गुड, विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ, बस ये क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, विलिंगनेस, एबल, प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ये लिख दो, डेफिनेशन में मार्क्स मिल जाते हैं, है ना। मार्केट डिमांड का मतलब ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, ऑल द हाउस होल्ड इन द मार्केट, जब सब मिल के डिमांड करते हैं तब उसको हम कौन सी डिमांड बोलते हैं? आ जाओ रीड करेंगे। So individual demand refers to quantity of a commodity, underline that a consumer, underline, बस underline इतना ही करना है, that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. Market demand refers to quantity of a commodity, underline that all the consumers are willing and able to buy at each possible price during a given period of time. बताइए कोई डाउट है? पक्का? आगे आ जाओ। अब क्या आता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, समझो पहले। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब है ऐसे फैक्टर्स, ऐसी चीज़ें जो डिमांड को अफेक्ट करती है, मतलब ऐसी चीज़ें जिनके कारण डिमांड बदल सकती है, ऐसे फैक्टर्स जिसके कारण डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। क्या होती है? आपकी इनकम बदलेगी, डिमांड बदलेगी? ऑफ कोर्स। इनकम बदलेगी तो डिमांड नहीं बदलेगी? प्राइस बदलेगा तो डिमांड बदलेगी? आपके टेस्ट और प्रेफरेंसेस बदल जाएंगे, डिमांड बदलेगी? अगर कल किसी चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला है या कम होने वाला है तो आज डिमांड बदलेगी? अगर कल किसी चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला है तो आज उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? कल किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो आज उसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। आज उसकी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि कल प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो फ्यूचर प्राइस के कारण भी डिमांड चेंज होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जिनके कारण डिमांड क्या होती है? चेंज होती है, अफेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। समझ में आ रही है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का मतलब ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड को चेंज करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहली चीज़ जो डिमांड को चेंज करती है या डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है वो क्या है? जब प्राइस ऑफ द
कमोडिटी। जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो डिमांड को क्या करती है, अफेक्ट करती है, हाँ या नहीं। अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो जाएगा, कम होगी, प्राइस कम हुआ तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो हुआ कि नहीं, प्राइस के कारण डिमांड चेंज, तो वो फैक्टर है या नहीं है, वो फैक्टर है। चलो आ जाओ। वो आपने ये बता दी इंडिविजुअल मार्केटिंग। हाँ अच्छा ठीक नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, लेकिन तो अभी 10 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है, तो देख लेगा तो हो जाएगा। ठीक है। मैम क्या रोड इतना वो है ना, थोड़ा सा लेट हो जाता है, निकलता घर से सही होता ही होगा यार, कोई बात नहीं, ट्रैफिक कोई भी बात लगता है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, प्राइस ऑफ द कमोडिटी में आ जाओ भाई सब। एनीवेज, हाँ तो क्या लिखा है देखो, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी। ओके, सो जब एक चीज़ बढ़ती है एक चीज़ घटती है, कौन सी रिलेशनशिप होती है, भूल गए हो क्या, जगाऊं क्या तुम लोग को, ठीक है आ जाओ। अंडरलाइन, जनरली देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जो क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हो प्राइस के साथ, उन दोनों का कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स। इट मीन्स एज, अंडरलाइन, एज प्राइस इंक्रीजेज द क्वांटिटी डिमांडेड falls due to decrease in the satisfaction of the consumers। मैं नहीं खरीदूंगा महंगे प्राइस पे, एंड वाइस वर्सा। अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल रीड करो मृगांका, प्राइस ऑफ द कमोडिटी में, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हाँ For example, if price of given commodity, say tea, increases, its quantity demanded will fall as satisfaction derived from tea will fall due to the rise of its price. समझ आई बात, Yes. किसी को डाउट है, एक छोटा भी डाउट नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं मैम, चलो आगे आ जाओ। दूसरा क्या है डिटर्मिनेंट, दूसरा फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ, देखो यहाँ देखो, समझो पहले देखो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है, नाम इनका क्या है, नाम क्या है इनका, related goods मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है, है। है। तो रिलेटेड गुड्स क्या होता है, रिलेटेड गुड्स वो होते हैं व्हेन, रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, व्हेन द प्राइस ऑफ वन गुड, ठीक है, चेंजेस द डिमांड फॉर अदर गुड। रिलेटेड गुड्स क्या होता है, रिलेटेड गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जब एक गुड का प्राइस क्या होता है, चेंज होता है तो दूसरे गुड की डिमांड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं बताना। रिलेटेड गुड्स क्या है, रिलेटेड गुड्स ऐसे गुड्स है कि एक गुड के प्राइस में अगर चेंज आया तो दूसरे गुड की डिमांड में भी क्या आ जाता है, चेंज आता है। बढ़ेगा घटेगा उसकी बात हम नहीं कर रहे। तो ऐसे गुड्स है ना, ऐसे दो गुड्स है ना जिसके एक के प्राइस में चेंज होते दूसरे की डिमांड में चेंज आ जाता है, ऐसे गुड्स को हम कौन से गुड्स बोलते हैं, रिलेटेड गुड्स। बताइए भैया, समझ में आया। तो दो टाइप के रिलेटेड गुड है इस दुनिया में, कितने टाइप के, दो टाइप के। कौन कौन से दो टाइप हैं वो, एक है सब्स्टिट्यूट एस सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब वो गुड्स होते हैं जब हम एक गुड के लिए दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब एक की जगह दूसरा यूज़ कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स जब एक की जगह हम दूसरा गुड यूज़ कर सकते हैं। तो दो सब्स्टिट्यूट गुड एक दूसरे से रिलेटेड होता है। सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब क्या, चाय कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट, एक नहीं तो दूसरा। कोक और पेप्सी कौन से गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट, एक जैसे है ना दोनों, एक को दूसरे के लिए आप गिव अप कर सकते हो, हाँ या नहीं। और बताओ मुझे सब्स्टिट्यूट गुड के एग्जांपल। माज़ा एंड स्लाइस, और हो गया ड्रिंक्स का एग्जांपल। दूसरा बताओ। पेट्रोल डीजल हो गया। नहीं तो पेट्रोल डीजल तो दोनों अलग है, दोनों अलग ही आ दोनों का गए। काम सेम होना चाहिए। ऑयल तो है ना दोनों तो। तो क्या,
मैकडॉनल्ड्स एंड बर्गर किंग। मैकडॉनल्ड्स एंड बर्गर किंग दोनों क्या हैं? गुड्स एक ही सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। और डोमिनोज एंड पिज़्ज़ा और डीमार्ट एंड बिग बाजार। ठीक है, तो ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक की जगह दूसरा यूज़ कर सकते हो। अब ये देखो, अब ये मान लो कोक है और ये मान लो पेप्सी है, दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर कोक का प्राइस बढ़ गया तो पेप्सी की डिमांड को क्या होगा? बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना, बढ़ेगी। कम हो जाएगा मैम, डिक्रीज होगा। पेप्सी का डिमांड पेप्सी का डिमांड तो कम हो जाएगा फिर, कैसे? क्योंकि कोक की डिमांड बढ़ गई। नहीं, कोक का तो उसको प्राइस कम बढ़ा है। करेगी ना। कोक का तो प्राइस बढ़ा है ना। प्राइस बढ़ गया। देखो ना, लिखा तो है पी। अच्छा वो प्राइस है तो फिर पेप्सी की डिमांड भी बढ़ गई। अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब मैं कोक नहीं खरीदूंगा, अब मैं क्या खरीदूंगा? पेप्सी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बात? तो जब एक गुड का प्राइस इंक्रीज होता है दूसरे गुड की डिमांड भी क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से कैसे रिलेटेड होते हैं? डायरेक्टली रिलेटेड, हाँ या नहीं? दो सब्स्टिट्यूट गुड कैसे रिलेटेड होते हैं? डायरेक्टली रिलेटेड, क्योंकि एक गुड का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे गुड की डिमांड भी बढ़ेगी। कोई डाउट? पक्का? नहीं क्या अमेरिकन का? नहीं चलो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जिनको हमको एक साथ यूज़ करना पड़ता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डिमांडेड टुगेदर, विच आर यूज्ड टुगेदर, ऐसा सब्स्टिट्यूट गुड जैसे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर, टी एंड शुगर, कार एंड पेट्रोल, ये सब कौन से गुड्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर कार है और पेट्रोल नहीं है तो कोई यूज़ है उसका? है क्या कोई यूज़? पेन और रिफिल, सिर्फ पेन और रिफिल नहीं है तो क्या करोगे? कोई यूज़ है? नहीं। तो ऐसे गुड्स जो साथ में डिमांड होते हैं, साथ में यूज़ होते हैं, उनको हम कौन से गुड्स बोलते हैं? एग्जाम्पल दो कॉम्प्लीमेंट्री के, फटाफट। पेंसिल एंड पेपर बोल सकते हो आप। पेंसिल एंड, क्या करोगे पेंसिल का पेपर नहीं होगा तो? सर पे तो नहीं लिख सकते। और बताओ। ब्रेक एंड सीमेंट। हाँ, ब्रेक एंड सीमेंट। ब्रिक एंड सीमेंट। और चेयर एंड टेबल, वेरी गुड। और मृगांका हाँ नीचे मत देखो, हाँ, बताओ चुपचाप। कंप्यूटर। सोच रहा हूँ कौन से होंगे। अरे कितने सारे मैम हैं। मोबाइल और कवर। मोबाइल और कवर, मोबाइल और चार्जर, टीवी और रिमोट, शू और सॉक्स, ये सब कौन से? ये सब कौन से गुड्स हैं? Complementary. कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड है पेट्रोल। क्या है? पेट्रोल। पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ गया तो कार की डिमांड वो भी कम हो जाएगा। कम हो जाएगी। कार की डिमांड कम हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? अगर रिफिल का प्राइस बढ़ गया तो पेन की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये कैसे रिलेटेड है दोनों? कैसे रिलेटेड है? इनवर्सली रिलेटेड है या नहीं है? एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, दूसरा कम होएगा तो बढ़ेगा। आ रही है कि नहीं बात समझ? किसी को डाउट है? प्लीज़ कम टू द बुक देन, कम टू द बुक गाइस। करूँ रीड? देखो क्या लिखा है रिलेटेड गुड में। रिलेटेड गुड्स आर, ब्रैकेट बनाओ, रिलेटेड गुड्स आर द गुड्स इन विच चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड, मान लो गुड का क्या नाम है? एक्स है ना, causes change in demand for other goods, say y. Demand for the given commodity is also affected by change in price of related good. रिलेटेड गुड का मतलब एक गुड का प्राइस चेंज होना चाहिए, दूसरे गुड की डिमांड में जब चेंजेस आते हैं तो हम बोलते हैं कि ये दोनों गुड्स क्या हैं? रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड ब्रैकेट। ब्रैकेट, substitute goods are those goods which can be used in place of one another for satisfaction of a particular want. Any doubt? Bracket,
An increase in price of a substitute good leads to an increase in demand for the given commodity and vice versa. अगर एक सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हुआ तो दूसरे सब्सटीट्यूट गुड की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। एक सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस कम हुआ तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो ये दोनों कैसे रिलेटेड है? डायरेक्टली। आ जाओ, प्लीज रीड द एग्जाम्पल समायरा। For example, if price of a substitute good, say coffee, increases, then demand for given commodity, say tea, will rise as tea will become relatively cheaper in comparison to coffee. यस और नो? देखो अभी पेप्सी क्या बन गया था? रिलेटिवली चीपर एज कंपेयर टू कोक। तो पेप्सी की डिमांड क्या हो गई थी? इंक्रीज। किसी को डाउट है? अंडरलाइन। सो डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस चेंज होगा तो डायरेक्टली अफेक्ट करता है वो किसको? डिमांड को। बताइए किसी को डाउट है? कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाओ, ब्रैकेट बना लो। Complementary goods are those goods which are used together to satisfy a particular want. New bracket. An increase in price of एक complementary goods leads to decrease in demand for the given commodity and vice versa. एक complementary का प्राइस अगर बढ़ा या घटा तो दूसरे की डिमांड भी क्या होती है? उसके अपोजिट में जाती है। हाँ या नहीं? रीड द एग्जाम्पल मृगांका। For example, the price of a complementary good, say sugar, increases, then the demand for given commodity, say tea, will fall as it will be relatively costlier to use both of the goods. है ना, दोनों को यूज़ करना मेरे लिए तो महंगा पड़ गया, चीनी का दाम बढ़ गया तो। हाँ या नहीं? अंडरलाइन। सो डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी इज इनवर्सली अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एनी डाउट गाइज? पक्का? चलो थर्ड में आ जा रही हूँ मैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्या? देखो यहाँ एक साफ जवाब तुमसे मांगते हैं, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी क्या? हाँ बन सकती है इनकम अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड, फिर से इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। बढ़ेगी। ओनली फॉर नॉर्मल गुड्स। आगे ये लगाना है, क्या लगाना है? इफ इनकम इंक्रीजेस द डिमांड विल ऑल्सो, बट ओनली फॉर नॉर्मल गुड्स। इनकम के इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ देखो दो टाइप के गुड हैं, देख लो। एक है एनजी नॉर्मल गुड, एक है आईजी इंफीरियर गुड, है ना। नॉर्मल गुड्स का मतलब होता है कि नॉर्मल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं कि जब तुम्हारी इनकम इंक्रीज होती है तो आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड को भी क्या कर देते हो? इंक्रीज। जैसे टीवी हो गई, नए कपड़े हो गए, तो आपकी इनकम बढ़ती है तो आप ये नॉर्मल गुड्स खरीदते हो। हाँ या नहीं? इन्फीरियर गुड्स होते हैं थोड़े से लो क्वालिटी गुड्स, थोड़े से सस्ते गुड्स। तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इन्फीरियर गुड खरीदोगे कि नॉर्मल गुड खरीदोगे? तो इन्फीरियर की डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज। तो इनकम के इंक्रीज होने से इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज। सो सुनो, इनकम और नॉर्मल गुड्स कैसे रिलेटेड हैं? डायरेक्टली। और इन्फीरियर और इनकम कैसे रिलेटेड हैं? इनवर्सली। बताइए भैया, किसी को डाउट है? चलो आओ इसमें। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हाउएवर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द इनकम ऑन डिमांड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन। ब्रैकेट बना लो। इफ़ द गिवन कमोडिटी इज़ अ नॉर्मल गुड, तो अगर इनकम इंक्रीज होगी तो नॉर्मल कमोडिटी की, नॉर्मल गुड की डिमांड भी इंक्रीज होगी, और अगर इनकम डिक्रीज होगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड। किसी को डाउट? आगे, इफ द गिवन कमोडिटी इज अ इंफीरियर गुड देन इंक्रीज इन इनकम रिड्यूसेस द डिमांड एंड डिक्रीज इन इनकम इंक्रीजेस द डिमांड। बताइए, डाउट है? पक्का? बढ़े आगे। एग्जाम्पल रीड करो महेश। Example, suppose income of a consumer increases. As a result, the consumer reduces consumption of toned milk and increases consumption of full cream milk. तो पहले टोन्ड मिल्क पी रहा था वो बिना मलाई वाला, और अब इनकम इंक्रीज हो गई तो अब वो फुल क्रीम मिल्क पी रहा है। हाँ या नहीं? तो इन दिस केस टोन्ड मिल्क हमारा क्या हो जाएगा? इन्फीरियर गुड, और फुल क्रीम मिल्क क्या हो जाएगा? नॉर्मल गुड। सबके लिए इन्फीरियर और नॉर्मल की डेफिनेशन अलग होती है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात?
आ जाओ आगे। अब क्या लिखा है? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज होंगे तुम्हारे। सुनो, तुम्हारा फंक्शन आ रहा है, कोई तुम्हारा कस्टम आ रहा है, तुम्हारा फैशन चेंज हो गया, तो टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हुए तो डिमांड चेंज होगी या नहीं? डिमांड भी चेंज हो। कोई चीज़ आउट ऑफ फैशन हो गई तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम होगी या नहीं? तो टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। आ जाओ ब्रैकेट, नहीं अभी रुक जाओ। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द डिमांड ब्रैकेट। दे इंक्लूड चेंजेस इन फैशन, custom, habits, etc. If a commodity is in fashion or it is preferred by the consumers, then the demand for such commodity rises. कोई doubt? Bracket. Demand for a commodity falls if the consumer have no taste for that. Commodity. बताइए, any doubt? Fifth क्या है? Expectation of change in price. अगर आपको लगता है फ्यूचर में किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी तो आज आप उसकी डिमांड को क्या करोगे? इंक्रीज। अगर आपको लगता है फ्यूचर में किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाएगी तो आज उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि आप जब सस्ती होगी तब खरीदोगे। हाँ या नहीं? देखो क्या लिखा है, ब्रैकेट। इफ द प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर, देन पीपल विल बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी देन व्हाट दे नॉर्मली बाय। कल अगर पेट्रोल बढ़ जाएगा तो आज आप टंकी क्या करवा लोगे? फुल। हाँ या नहीं? यस। न्यू ब्रैकेट। देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप between expectation of changes in future and changes in demand in the current period. फ्यूचर प्राइजेस में चेंजेस होने के कारण करंट पीरियड की डिमांड में क्या आ जाते हैं? चेंजेस। हाँ या नहीं? रीड करो एग्जाम्पल मृगांका। For example, if the price of petrol is expected to rise in future, its present demand will increase. बताइए भैया, कोई डाउट है? चलो आगे आ जाओ। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड आप आगे पढ़ लेंगे, इसको छोड़ दो, अभी कुछ करना नहीं है, बाद में अपने आप समझ आ जाएगा। अब ये देखो, मैंने तुमको अभी अभी ऊपर बताया था कि दो टाइप की डिमांड होती है, एक मार्केट डिमांड और एक इंडिविजुअल डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड के कंपोनेंट्स अभी हमने पढ़े, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हाँ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जल्दी बोलो, उसके बाद इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उसके बाद टेस्ट एंड, उसके बाद फ्यूचर प्राइजेस। हाँ या नहीं? ये किसके कंपोनेंट थे? इंडिविजुअल डिमांड के। अब किसके कंपोनेंट है? मार्केट डिमांड के। तो मार्केट डिमांड का पहला कंपोनेंट क्या है? साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द। देखो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड, अगर कॉम्पोजिशन में मेल फीमेल ये लोग ज़्यादा हैं, है ना, तो उनकी डिमांड, जो मेल आइटम्स है या फीमेल आइटम्स है उनकी डिमांड थोड़ी। तो कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि टोटल पॉपुलेशन में लोग कितने हैं, बच्चे ज़्यादा है तो उनकी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा, मेल ज़्यादा तो उनकी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा। तो ये क्या होता है? मार्केट डिमांड। देखो क्या लिखा है, साइज एंड कॉम्पोजिशन। मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय साइज ऑफ द population bracket. Increase in population raises the market demand while decrease in population reduces the market demand. Any doubt? No doubt? Bracket. New one. Composition of population, that is ratio of males, females, children, number of old people in the population also affects the demand for a commodity. समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? प्लीज रीड द एग्जाम्पल महेश। For example, if a market has larger proportion of women, then there will be more demand for articles of their use such as lipstick, sarees, etc. समझ आई बात? कोई डाउट है मृगांका? मैम क्या कह सकते हैं हम कि ये डिपेंड करता है लोगों को कि उनको खरीदने वाले कौन हैं? हाँ ऑफ कोर्स, तभी तो कॉम्पोजिशन की बात हुई है। अगर मान लो कहीं पे फीमेल्स ही ज़्यादा है तो मेल्स का आइटम रखेंगे क्या? नहीं, चलो आगे आ जाओ। सीजन एंड वेदर ब्रैकेट। द सीजनल एंड वेदर कंडीशन ऑल्सो अफेक्ट द मार्केट डिमांड ऑफ द कमोडिटी।
क्लियर? रीड द एग्जाम्पल समायरा. For example, during winters, demand for woolen clothes and jacket increases, whereas market demand for raincoat and umbrellas increases during the rainy season. समझ आई बात? उसका बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. जिसकी ज़्यादा इनकम होगी उसकी डिमांड ज़्यादा होगी. ज़्यादा होगी, जिसकी इनकम कम होगी उसकी डिमांड. कम होगी. बताइए, कोई डाउट है? हाँ, नहीं मैम क्या कह सकते हैं मार्केट डिमांड मतलब लोगों पे डिपेंडेंट है, हाँ। सीजन्स पे डिपेंडेंट. हाँ. तो ये तो तो अपने बस ही का है. नहीं, इंडिविजुअल नहीं, ये, डिमांड, individual- इंडिविजुअल डिमांड भी तो डिपेंडेंट ही है अच्छा, ना. ओके. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे डिपेंडेंट है, इनकम पे डिपेंडेंट है, प्राइस पे डिपेंडेंट है, सब कुछ डिपेंडेंट ही तो है. एवरीथिंग ऑफ इंडिविजुअल मार्केट, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन पीपल, टेस्ट, इनकम, एवरीथिंग. समझ आई बात? कोई डाउट है? अब हम आएंगे किस में? डिमांड फंक्शन. क्या पढ़ेंगे? डिमांड. सुन लो भाई पहले, वरना समझ नहीं आएगा. डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप. क्या? फंक्शनल रिलेशनशिप. वाह. फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच का? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स. समझ आई बात? डिटर्मिनेंट्स और डिमांड के बीच का जो रिलेशनशिप है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिमांड फंक्शन. अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में, किसी भी फैक्टर्स में अगर चेंजेस आएंगे तो वो किसको अफेक्ट करेगा? डिमांड को. सो इट इज़ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स. डिटर्मिनेंट्स का एक और नाम क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग, है ना. एक और नाम क्या है? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग. हाँ या नहीं? तो फैक्टर्स और डिमांड के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड फंक्शन. क्या बोलते हैं? आ जाओ, ब्रैकेट बनाओ. So, demand function shows the relationship between quantity demanded for a particular commodity and the factors influencing it. Any doubt? Any doubt? Sure? Okay, come to individual demand. So, individual demand function का मतलब है functional relationship between what? Individual demand और जो individual demand को affect करते हैं. 5 चीज़ें affect करती है ना, ये लिखना सबसे ज़रूरी है. देखो, DX का मतलब डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स इज द फंक्शन ऑफ क्या क्या? प्राइस ऑफ एक्स. यहाँ देखो, प्राइस ऑफ द कमोडिटी अफेक्ट करती है डिमांड को. और क्या करती है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. और क्या करती है? इनकम, मतलब आई और अच्छा इनकम. हाँ, और क्या करता है? प्राइस ऑफ वाई का मतलब इनकम. इनकम को आई नहीं लिखते, इन्वेस्टमेंट वाई लिखते हैं इको में. इकोनॉमिक्स में आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, आई का मतलब इनकम हो गया, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है. इसलिए इनकम के लिए क्या यूज़ करते हैं? वाई. ठीक है. 5 फैक्टर्स थे जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते थे. और बताओ? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और फ्यूचर प्राइजेस. तो ये 5 चीज़ों को आप ऐसे लिखते हो तो ये बनता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. क्या बनता है? बताइए, डाउट है? मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होगा? मार्केट डिमांड फंक्शन, यहाँ देखो, मार्केट डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स. हाँ या नहीं? मार्केट डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड फंक्शन का मतलब क्या है? डिमांड फंक्शन का मतलब है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप. तो मार्केट डिमांड में मार्केट डिमांड के फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे ना. तो मार्केट डिमांड इन्फ्लुएंसिंग व्हाट? द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केट डिमांड. तो ऐसे फैक्टर्स जो मार्केट डिमांड को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं. उन दोनों के बीच का जब रिलेशनशिप पढ़ा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड फंक्शन. क्या बोलते हैं? देखो, मार्केट डिमांड में टोटल 8 आते हैं.
ये तो आते ही है मार्केट डिमांड में, ओए ये भी आते हैं मार्केट डिमांड में, और जो 3 पढ़े थे वो भी आते हैं। तो लिखोगे dx इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर प्राइजेस, ठीक है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, और क्या है, सीजन एंड वेदर, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। समझ आ रही है बात? कोई डाउट है? पक्का? अब इसमें P और नीचे दिया है। हाँ पॉपुलेशन होएगा फिर वो। समझ में आ गया? PO। कोई डाउट? नहीं ना। पक्का? चलो आगे आओ। उसके बाद क्या है? डिमांड स्केड्यूल। सुनो पहले, डिमांड स्केड्यूल का मतलब क्या होता है? डिमांड स्केड्यूल का मतलब होता है कि जब भी आप डिमांड और प्राइस को, किसको, डिमांड और, जब एक टेबल के फॉर्म में बताते हो तब हम उसको क्या बोलते हैं? डिमांड। देखो तो डिमांड स्केड्यूल क्या है? देखो यहाँ देखो, डिमांड स्केड्यूल क्या है? इट इज़ अ टैब्यूलर स्टेटमेंट। क्या है ये? मतलब टेबल के फॉर्म में बताता है, हाँ या नहीं? इट इज़ अ टैब्यूलर स्टेटमेंट दैट शोज व्हाट? दैट शोज वेरियस क्वांटिटीज। क्या बताता है वो? ऑफ अ, किसकी क्वांटिटी? वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। एक गुड की क्वांटिटी बताता है ना भाई, कि किसकी बताता है? वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटीज। आगे, दैट कैन बी डिमांडेड, या दैट विल बी डिमांडेड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस। जो आप डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे खरीदोगे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये इम्पॉर्टेंट है सब। वापस से, डिमांड स्केड्यूल क्या है? डिमांड स्केड्यूल इज अ टैब्यूलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, जो कि एक कंज्यूमर खरीदेगा एट गिवन पॉसिबल प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो जब भी आप एक टेबल के फॉर्म में बताते हो, प्राइस लिखते हो और क्वांटिटी लिखते हो, तो उसको हम बोलते हैं डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल भी कितने टाइप के होते हैं? 2, इंडिविजुअल और। जब एक डिमांड स्केड्यूल में सिर्फ एक इंडिविजुअल, देखो ये देखो, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल कैसे बोलोगे? सेम देखो, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल रिफर्स टू अ टैब्यूलर स्टेटमेंट showing various quantities of a commodity that a single consumer, क्या बोलोगे? दैट अ सिंगल कंज्यूमर। इंडिविजुअल डिमांड में तो सिंगल कंज्यूमर है ना, एक सिंगल कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा है उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, और जो बहुत सारे कंज्यूमर्स करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ या नहीं? चलो ये देखो, यहाँ देखो पहले, ये देखो, ये प्राइस है और ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है एक ही। कौन है ये बंदा? ए, है ना? 10, 8, 5, 3। तो जब प्राइस 10 है तो मैं 80 यूनिट्स खरीद रहा हूँ। प्राइस कम होगा तो मैं ज़्यादा खरीदूंगा, फिर प्राइस कम होगा तो मैं ज़्यादा खरीदूंगा, फिर प्राइस कम होगा तो मैं ज़्यादा खरीदूंगा, हाँ या नहीं? तो ये क्या बन गया? ये बन गया डिमांड स्केड्यूल। क्या बन गया? इंडिविजुअल की मार्केट, इंडिविजुअल, क्योंकि हम इसमें किसके बारे में बता रहे हैं? सिर्फ एक ही कंज्यूमर के बारे में बता रहे हैं, हाँ या नहीं? है ना? उसके बाद हम मार्केट डिमांड की जब बात करते हैं तो मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? अगेन, मार्केट डिमांड स्केड्यूल इज अ टैब्यूलर स्टेटमेंट showing various quantities of a commodity that is demanded by all the consumers in the market at possible prices during a given period of time. Same definition है, same to same. ठीक है, अब यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ए का, क्वांटिटी डिमांडेड बी का, क्वांटिटी डिमांडेड सी का, जब सबको कंबाइन करेंगे तब जाके ये अब क्या बन गया? ये बन गया मार्केट डिमांड। मतलब सिर्फ मेरी डिमांड अगर मैं देखूं तो वो इंडिविजुअल डिमांड। अगर अपन सबकी डिमांड में यहाँ पे लिख दूं
तो वो कौन सी डिमांड? मार्केट डिमांड। जब भी आप स्केड्यूल बनाओगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड हमेशा बढ़ेगी। ऐसे अंधों जैसा स्केड्यूल नहीं बनाना है, ठीक है। आ जाओ डिमांड स्केड्यूल में आओ। देखो क्या लिखा है, पढ़ो एक बार जोर से महेश। Demand schedule is a tabular statement डिमांड स्केड्यूल, ऊपर छोटू टिक करो, टेबुलर स्टेटमेंट showing various quantities टिक करो, of a commodity. टिक करो, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ Commodity. that is being Demand demanded at and tick करो various level of prices tick करो during a given period of time. It shows the relationship between price of the commodity and the quantity demanded. Any doubt? अब क्या आता है? individual demand schedule and Demand schedule. market demand. Same way. Individual demand schedule refers to tabular statement showing various quantities of a commodity that a consumer is willing to buy at various levels of prices during a given period of time. कोई डाउट है? पक्का? चलो मार्केट डिमांड पढ़ो। Market demand schedule refers to tabular statement showing various quantities of a commodity that all the consumers are willing to buy at various level of during a period of time. देखो अंडरलाइन करो मार्केट डिमांड कैसे निकालते हैं। डीएम, ये देखो सिर्फ इंस्टा वाला डीएम नहीं है, और भी होते हैं। डीएम क्या है? डिमांड ए की प्लस डिमांड बी की प्लस डिमांड सी की एंड सो ऑन। जब सबकी डिमांड को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? मार्केट डिमांड। बताइए भैया, किसी को डाउट है? दोनों के स्केड्यूल को टिक करोगे, जल्दी से टिक करो दोनों के स्केड्यूल। हो गया? कोई डाउट है? पक्का? चलो डिमांड कर्व में आ जाओ। क्या क्या सोच रहे हो कि आज मैम को क्या हो गया है? हाँ, डिमांड पे भी कर रहे हैं। सबने तो होगा। पूरी जिंदगी डिमांड ही तो है। अल्फ्रेड मार्शल ने जो बनाया भाई, डिमांड के बिना तो इको अधूरा है। सभी चैप्टर में कर्व्स है क्या? एक माइक पूरे 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 एक एक चैप्टर में बहुत कर्व्स आएंगे अभी, ठीक है। अब क्या है? डिमांड कर्व। यहाँ देखो, जब भी आप डिमांड स्केड्यूल को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हो तो वो क्या बन जाता है? क्या चाहिए इससे इजी जिंदगी में? कुछ चाहिए? जब आप इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल को ग्राफिकल वे में बताते हो तो वो क्या बन जाता है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, आ जाओ डिमांड कर्व में आओ। मतलब सुनो, मतलब इसका ये है कि जब भी आप अलग अलग क्वांटिटीज़ को प्राइस के साथ बताते हो ग्राफ के फॉर्म में, तब वो क्या बन जाता है? कर्व। जब टेबल के फॉर्म में बनाते हो तो क्या बन जाता है? स्केड्यूल। हाँ या नहीं? ब्रैकेट बनाओ। डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड। Underline, it is the locus of all the points showing various quantities of a commodity that a consumer is willing to buy at various level of prices during a given period of time, assuming no change in the other factor. जब भी आप डिमांड के बारे में पढ़ते हो, जब भी आप डिमांड कर्व या लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड होता है? प्राइस से। जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस, इनकम, ये सब पढ़े, इससे लॉ ऑफ डिमांड रिलेटेड नहीं होता। इसलिए वहाँ पे लिखा है अज्यूमिंग नो चेंज इन द अदर फैक्टर। अदर फैक्टर्स आपकी इनकम, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इसमें कोई चेंज नहीं आता। सिर्फ किस में चेंज आता है? प्राइस में। ठीक है, जब आप जितने भी प्राइस और क्वांटिटी हाँ वाले जो पॉइंट्स हैं उनको जब जोड़ते हो तो क्या बन जाता है? डिमांड। देखो अंडरलाइन, इट शोज विच रिलेशनशिप? इनवर्स बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी विथ इट्स प्राइस। अगेन उन्होंने लिखा अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, उसके ब्रैकेट में लिखो डिटर्मिनेंट्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स ही तो होते हैं जो आप अभी पढ़ के आए हो, हाँ या नहीं? लिख लो उसके बाजू में कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट के बाजू में डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो आप पढ़ के आए हो।
बताइए कोई डाउट है? आगे क्या लिखा है देखो, इट कैन बी ड्रॉन फॉर एनी कमोडिटी बाय प्लॉटिंग ईच कॉम्बिनेशन ऑन द डिमांड स्केड्यूल ऑन अ ग्राफ। जो भी कॉम्बिनेशन है, जैसे ये कॉम्बिनेशन है, ये वाले जो कॉम्बिनेशन है, इनको आप जब प्लॉट करते हो, है ना, और जो पॉइंट जोड़ते हो, उससे जो कर्व बनता है उसको कौन सा कर्व बोलते हैं? डिमांड कर्व भी दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल और मार्केट। क्लियर? ये देखो मैं समझा दे रही हूँ एक बार आपको, बाकी आप खुद बनाओगे फिर। मैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना के एक बार बता रही हूँ आपको, देखो। तुम भी देख सकते हो, है तुम्हारे भी सब। तो इंडिविजुअल डिमांड की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले हर चीज़ कर्व की समझानी होती है, हर चीज़ कि एक्स एक्सिस में मैं क्या शो कर रहा हूँ? क्वांटिटी। क्या शो कर रहा हूँ? क्वांटिटी डिमांडेड। वाई एक्सिस में मैं क्या शो कर रहा हूँ? प्राइस। ठीक है, प्राइस में जो है वही ले रही हूँ, 3, 5, 8, 10। क्वांटिटी कितनी है? 80, 100, 150, 200। हाँ या नहीं? अभी बताओ मुझे कि जब प्राइस 3 था, है ना, तो क्वांटिटी कितनी थी? 200। तो ये यहाँ जाएगा, हाँ या नहीं? जब प्राइस 5 था तो क्वांटिटी कितनी थी? जब प्राइस 8 था तो कितनी थी? और जब प्राइस 10 था तो कितनी थी? तो ये लोकस हो गया सब पॉइंट्स का। इनको जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा? डिमांड। समझ आ रही है या नहीं आ रही है बात? तो ये कौन सा कर्व बन गया? इंडिविजुअल डिमांड कर्व, डीडी। क्या बोलते हैं इसको? डीडी। बताइए कोई डाउट है? प्लीज रीड करो महेश पूरा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। चलो। Individual demand curve refers to a graphical representation of individual demand schedule. वेरी गुड। आगे। With the help of table 3.1, individual demand schedule, the individual demand curve can be drawn as shown in figure 3.1. As seen in the diagram, प्राइस जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको कहाँ दिखाया है हमने? वाई एक्सिस पे। और क्वांटिटी डिमांडेड को कहाँ दिखाएंगे? हमेशा याद रखना है, एट ईच पॉसिबल प्राइजेज हमेशा हम कोई ना कोई क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो जब पी से टी, ये पॉइंट्स का कोई भी नाम दे सकते हो, जब हम ए बी सी डी को ज्वाइन करते हैं तो हमको एक डिमांड कर्व मिल जाता है। बताइए कोई डाउट है? उसके बाद क्या? ओए, उसके बाद क्या? मार्केट डिमांड कर्व। जब आप मार्केट डिमांड स्केड्यूल को ग्राफिकल वे में बताते हो तो वो क्या बन जाता है? यहाँ देखो, यहाँ देख लो एक बार। ये एमडी, इसकी डिमांड मान लो 100, 150, 180 और 210 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा? मार्केट डिमांड। समझ आ रही कि नहीं बात? क्या समझ आ रही कि नहीं बात? तो पहले आप इन दोनों का एक कर्व बनाओगे जैसे मैंने बनाया, क्या? फिर आप इन दोनों का कर्व बनाओगे। कौन सा? हाँ सॉरी, ठीक है। अब देखो, पहले आप ए के साथ कर्व बनाओगे प्राइस का, फिर आप बी के साथ कर्व बनाओगे प्राइस का, फिर मार्केट डिमांड के साथ कर्व बनाओगे प्राइस का। मतलब पहले यहाँ पे ए का कर्व, फिर यहाँ पे बी का कर्व, फिर यहाँ पे मार्केट डिमांड का। 3 कर्व बनाओगे। एक साथ भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन आप अलग अलग बनाओ। कोई डाउट है? उसके बाद आज के लिए इतना ही, बहुत हो गया ना? 6 टॉपिक। समझ आई कि नहीं आई बात? अब आप शुरू से मीनिंग ऑफ डिमांड से स्क्रैच से पढ़ना चालू करोगे। जब तक नहीं हो जाता कोई घर नहीं जाएगा, ठीक है? ये हटा दूँ, शट डाउन कर दूँ सिस्टम?